नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रविवार को इतिहास रचेंगे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे और पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मोदी के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। 7 राज्यों के शासनाध्यक्ष, कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट हस्तियां सहित करीब 8,000 लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं लोकसभा जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री पद में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो तेलुगु देशम पार्टी के राम मनोहर नायडू, जदयू के लल्लन सिंह, संजय झा व लोक शक्ति पार्टी के चिराग पासवान उन सहयोगी में शामिल हैं जो नई सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के अनुसार टीडीपी के 3, जदयू के 2 अन्य सहयोगी दलों के एक मंत्री शपथ लेंगे। इस पूरे मसले पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे दिल्ली ब्यूरो राकेश सक्सेना। राकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण आज होना है, क्या रही सुबह से उनकी दिनचर्या? देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सबसे पहले जो है राजघाट जाकर के बापू को नमन किया है, श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं उनको। इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके स्मारक गए हैं और उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करके वहां पे नमन किया है जी। उसके बाद वो राष्ट्रीय समर स्मारक, जो कि युद्ध स्मारक भी कहते हैं, शहीदों को जो है नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि करने के लिए, पुष्प चढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के सुबह की उनकी दिनचर्या ये रही है। और अब देखा जाए तो अगर इस समय प्रधानमंत्री जो है चाय पर उन मंत्रियों से मिल रहे हैं जो संभावित मंत्री हैं, जो शाम को शपथ ले सकते हैं। जी राकेश, शपथ ग्रहण की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है व्यवस्था? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसा कि G20 में हम लोग को देखने को मिला था किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था थी, ठीक वैसी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए तो पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों और इसके अलावा सशस्त्र पुलिस बलों की 5 कंपनियों समेत 2500 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो NSG कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स को भी बहुराष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रपति भवन को कवर करने के लिए लगाया गया है। दिल्ली को इससे पहले 9 और 10 तारीख को ही नो फ्लाई जोन में उसको घोषित कर दिया गया था, ताकि कोई भी वहां से वहां न बढ़ सके, कोई भी विमान को उड़ान भरने की इजाजत नहीं होगी जिस समय ये फंक्शन चल रहा होगा। जी, मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी उठापटक रही है। विभागों को लेकर क्या क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, विभागों को लेकर के बात करें तो बहुत सारे नाम सामने आए हैं और उसमें बड़े नामों की बात करें अगर तो जीताराम मांझी हैं, नितिन गडकरी हैं, सुरेश महंतो हैं, SD कुमार स्वामी हैं, राजनाथ सिंह हैं, कैलाश जोशी हैं, जयंत चौधरी हैं। इस तरीके के बहुत सारे नामों पे चर्चा हुई है और उनको फोन कॉल भी गए हैं। अगर हम थोड़ा विस्तार से अगर आपको बताएं तो राकेश, इसमें अभी हम विस्तार में जाएंगे, उससे पहले 1-2 सवाल और आपसे। इस बार बहुमत से 32 सीटें दूर रही है भाजपा, 14 सहयोगी दलों पर निर्भर है, तो क्या स्थिति दिखती है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार थोड़ी सी डगर कठिन है, मगर जिस तरीके से जो है शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसदीय दल में जो बैठक हुई थी, उसमें जिस तरीके से जो बाकी घटक दल है उन्होंने अपना विश्वास जताया है, उसको देखते हुए एनडीए के विभिन्न घटक दल जो हैं वो मंत्रिमंडल में उनकी हिस्सेदारी को लेकर भी भाजपा नेतृत्व जो है काफी गंभीर है। और सहयोगी दलों के साथ गठन हुआ है। अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर के तेलुगु देशम पार्टी के N चंद्रबाबू नायडू, जदयू के नीतीश कुमार, शिवसेना के जो है एकनाथ शिंदे समेत कई सहयोगी दलों से इसमें जो विचार विमर्श किया है, गहन मंथन किया है, ताकि कोई भी आदमी किसी तरीके की कोई नाराजगी न हो। ये भी माना जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग है वो, इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे जो 2 और मजबूत विभाग हैं, इन पर वैचारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय वो भाजपा के पास ही रहेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास ही रहेंगे, जबकि उनके सहयोगियों के पास 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। आम चुनाव में 17 मंत्रियों को हराने
और निकट भविष्य में राज्यसभा चुनाव न होने के कारण नई मंत्रिमंडल में नए पुराने शहरों का भी संतुलन देखा जा सकता है इसमें। जी राकेश, मोदी के तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के सहयोगियों के साथ तालमेल की हो गई है, तो क्या है स्थिति? देखिए, जिस तरीके से सबसे बड़ी अगर बात करें, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दो चेहरे हैं, दो दल हैं, इनके ऊपर पूरा दामोदार था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विश्वास जताया है और प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की बात कही है, देश को मजबूत करने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर इसके बड़ी राहत मिली होगी। मगर ये प्रत्यात्मक नहीं बल्कि मजबूत प्रतिनिधि देखने को मिल रहा है। इस बार बहुमत से 32 सीटें दूर रही है भाजपा, 14 सहयोगी दलों पर निर्भर है। इसमें तेवगा है, जदयू है, शिवसेना है, शिंदे की लोजपा है, रामविलास पासवान की सीटों की, तो संयुक्त संख्या अगर देखा जाए इन चार दलों की 38 है। ऐसे में इस बार सहयोगी दलों का मजबूत प्रतिनिधि देखने को मिल रहा है। 1 दर्जन मंत्री सहयोगी दलों के हो सकते हैं। राज्य के कुछ समीकरणों को अगर ध्यान में रखते हुए भाजपा कुछ ऐसे दलों को भी प्रतिनिधि देने पर मजबूर है जिनके सांसदों की संख्या महज 1 है। यूपी की हैसियत हो सकती है लेकिन कम हो सकती है इस बार, क्योंकि सीटें कम आई है। जेएनडी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी की नुमाइंदगी और एनडीए के बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों को नई सरकार में दबदबा देखने को मिल सकता है। पर बीते चुनाव में अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक प्रतिनिधि रखने वाले उत्तर प्रदेश की हैसियत अब कम होगी। यूपी में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार भी हर भूमिका में रहेंगे। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आपको अक्टूबर जबकि बिहार में आगे जो है 7 विधानसभा चुनाव होने, उनको भी ध्यान में रख करके समीकरण बनाए गए और मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी गई है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रख करके चीजों को जो है ठीक से बैलेंस किया जा सके, संतुलित किया जा सके। जी राकेश, एक संभावित लिस्ट मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की एक संभावित लिस्ट आपके पास आ चुकी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन लोग और किस किस पार्टी से लोग पहले मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसकी संभावित लिस्ट आ चुकी है और देखा जाए तो इसमें बड़े चेहरे जो बात करें, राजनाथ सिंह हैं आपके और नितिन गडकरी हैं और क्या कहते हैं जोशी हैं आपके, कई चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं और कई नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि आपको जैसे हमने बताया बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कई जगह के लोग इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा हम आपको बताएं तो अगर बिहार में ही अगर अकेले बताएं तो बिहार में अगर भाजपा के राजीव प्रताप रूडी भी बन सकते हैं, संजय जायसवाल बीजेपी के बन सकते हैं, नित्यानंद बन सकते हैं, लल्लन सिंह जदयू के बन सकते हैं, सुनील कुमार बन सकते हैं बिहार से, कौशलेन बन सकते हैं, रामनाथ ठाकुर, संजय झा, जीतन मांझी, चिराग पासवान, इतनी बड़ी लिस्ट अकेले बिहार से देखने को मिल रही जो बन सकते हैं। मगर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह है, जितेंद्र प्रसाद है, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी का नाम आ रहा है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक से प्रहलाद जोशी है आपके और बसवराज मुंबई है, गोविंद करजोल है, पीसी मोहन है, एचडी कुमार स्वामी बन सकते हैं मंत्री। महाराष्ट्र से जो है प्रताप राव जाधव, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल का नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश अगर बात करें ज्योतिराज सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान, इनका नाम जो है प्रस्तावित हो चुका है। तेलंगाना से जो है किशन रेड्डी है, डाला राजेंद्र है, डी अरुणा है, डी अरविंद है और बड़ी संजय है, इनका नाम सामने आया है। ओडिशी से एक बार फिर धर्मेंद्र यादव पे विश्वास जताया गया है और बड़ी भूमिका इन्होंने अदा करी है। ओडिशी में इस बार सरकार भी बना रही है भाजपा। इसके साथ साथ मनमोहन सामल को भी बीजेपी के जो है ओडिशी से, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजनाथ सिंह की अगर राजस्थान की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत और दुष्यंत चौधरी जो है राजस्थान से जो उनका चेहरा प्रस्तावित हुआ है। केरल में अगर देखा जाए तो एक सुरेश गोपी जो है बीजेपी के, उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। बंगाल से सिर्फ एक सीट है, शांतनु ठाकुर को जो है बीजेपी से, उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश से देखा जाए तो दुर्गति पुरेश्वरी और ये हैं गिंजरापू राम मोहन और नायडू, इनको शामिल किया गया है। वहीं जम्मू से जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा को शामिल किया गया है। असम पूर्वोत्तर से अगर बात करें सर्वानंद सोनोवाल, बिजली कलता नंदी और किरण रिजिजू और डिप्पल देव को शामिल किया गया मंत्रिमंडल में। और आखिरी में आपको बता दें कि अभी लिस्ट में लेटेस्ट जो न्यूज है उसमें दिल्ली से एक आदमी को प्रस्तावित किया गया, वो है हर्ष मल्होत्रा। तो ये 7 नामों की लिस्ट लगभग तय हो चुकी है और इनके साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावित जो आने वाले शपथ लेंगे 7:15 बजे नरेंद्र मोदी, वो चाय पे इन सभी मंत्रियों जो भी मैंने आपको भी बताया जिन पे चाय पे मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा हो रही है। जी राकेश, एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि मोदी अभी तक के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री बन के उभरे हैं। भले उनको जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, लेकिन
प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण ले रहे हैं। इनके शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों की भी एक लंबी फहरिस्त है, कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? देखिए, मेहमानों में बहुत बड़ी लिस्ट है। वैसे तो 5 से 7 हजार मेहमान जो हैं इस जो है दृश्य के जो है साक्षी बनेंगे, मगर बाहर से बात करें तो बांग्लादेश की पीएम जो है राष्ट्राध्यक्ष आज पहुंच गई हैं शपथ ग्रहण समारोह में। भारत ने पड़ोसी राज्य की प्रथम नीति व सागर विजन की प्रतिबद्धता के लिए अनुरूप पड़ोसी व हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्र प्रमुखों को न्योता दिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आफिफ शनिवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल और क्या कहते हैं प्रचंड पुष्पकमल दहल प्रचंड ये रविवार को आ चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं रानिल विक्रमासिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ, भूटान के पीएम जो हैं शेरिंग तोबगे भी रविवार को भारत पहुंच जाएंगे। पीएम सभी नेताओं के साथ बैठक करेंगे इससे पहले, और इसके अलावा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जो हैं वो भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। मुइज्जू ने कहा है कि ये मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है और इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरी पहली भारत यात्रा ये यात्रा होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे मेहमान जो है बाहर से आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं और बहुत सारे जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से, विदेशों से भी। तो बिल्कुल देखना होगा, बड़ा ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा आज, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जवाहरलाल नेहरू के बाद जब कोई गैर कांग्रेसी जो है तीसरी बार लगातार शपथ ले रहा है। राकेश, एक बड़ी खबर है, बड़ी बात आ रही है सामने है कि दिल्ली से आपने कहा कि हर्ष मल्होत्रा का नाम लिया गया है। बिल्कुल। तो हर्ष मल्होत्रा जो कि पहली बार हैं सांसद, इससे पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली में मनोज तिवारी दूसरी बार सांसद हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि मनोज तिवारी की बजाय हर्ष मल्होत्रा का नाम सामने आया? देखिए, कहीं ना कहीं अभी तो बीजेपी भाजपा नेतृत्व की बात है और इसी के लिए वो जाने जाते नरेंद्र मोदी। वो चौंकाने वाले डिसीजन लेते हैं, चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कितना पुराना है या कितनी बार जीता है। आपने जैसे देखा होगा मध्य प्रदेश में जो पहली बार विधायक बनने के लिए क्या कहते हैं, जो विधायक बने थे उनको जो है मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, तो वो हमेशा चौंकाते हैं। ये बात सही आपने कही कि मनोज तिवारी तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक लगा करके इतिहास रचा है कि लगातार तीसरी बार, पहली बार कोई ऐसा आदमी है जिसने सांसद बना है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हर्ष मल्होत्रा पर भरोसा जताया है। उनकी जो मैच्योरिटी है, उनको जो कार्यकाल है, उनका संगठन में जो काम है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा उन्होंने विश्वास जताते हुए उनको वो आगे लाए हैं। लेकिन साथ ही साथ एक आपको यहाँ पे बात जरूर बताना चाहते हैं कि अगर विपक्ष की कोई बात अगर हम लोग करें जो अभी तक नहीं करी है, विपक्ष की भूमिका जो है जहां तक शपथ ग्रहण समारोह है बहुत सारे लोगों को नेता भी दिया गया, लेकिन एक बार फिर एक जो है नकारात्मक जो है चीजें देखने को मिल रही है विपक्ष की तरफ से, और कई लोगों ने जो है आने के लिए मना कर दिया है। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकता है कि वो ना पहुंचे, ममता बनर्जी पहले ही मना कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो एक राजनीति है, जो नकारात्मक राजनीति है, एक बार फिर देखने को मिल रही है। जबकि ऐसे समय में हेल्दी और एक बड़ा सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोगों को आगे आना चाहिए था और देश के प्रधानमंत्री अगर शपथ लेने वहां पहुंचना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी कड़वाहट भी देखने को मिल रही है इन सब अच्छे माहौल के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश। आप लगातार इस पे अपडेट देते रहेंगे और हम आपसे लेते भी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।